3.5 आने। सादत हसन मंटो। मैंने कत्ल क्यों किया? एक इंसान के खून में अपने हाथ क्यों रंगे? ये एक लंबी दास्तान है। जब तक मैं उसके तमाम अवाक़िब व अवातिफ़ से आपको आगाह नहीं करूँगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मगर इस वक्त आप लोगों की गुफ्तगू का मौजू जुर्म और सज़ा है, इंसान और जेल है। चूँकि मैं जेल में रह चुका हूँ, इसलिए मेरी राय नादुरुस्त नहीं हो सकती। मुझे मंटो साहब से पूरा इत्तफ़ाक़ है कि जेल मुजरिम की इस्लाह नहीं कर सकती, मगर यह हकीकत इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि इस पर ज़ोर देने से आदमी को यूँ महसूस होता है जैसे वो किसी महफ़िल में हज़ार बार सुनाया हुआ लतीफ़ा बयान कर रहा है। और ये लतीफ़ा नहीं कि उस हकीकत को जानते पहचानते हुए भी हज़ार हाथ जेल खाने मौजूद हैं, हथकड़ियाँ हैं और वो नंगे इंसानियत बेड़ियाँ। मैं कानून का ये ज़ेवर पहन चुका हूँ। ये कहकर रिजवी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसके मोटे मोटे हबशियों के से होंठ अजीब अंदाज में फड़के, उसकी छोटी छोटी मखमूर आंखें जो कातिल की आंखें लगती थी चमकी। हम सब चौंक पड़े थे जब उसने यकायक हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। वो हमारे करीब कुर्सी पर बैठा बैठा करीम मिली खुबी कॉफ़ी पी रहा था। जब उसने खुद को मुतारिफ कराया तो हमें वो तमाम वाक़यात याद आ गए जो उसकी कत्ल की वारदात से वाबस्ता थे। वादा मुआफ़ गो बनकर उसने बड़ी सफाई से अपनी और अपने दोस्तों की गर्दन फांसी के फंदे से बचा ली थी। वो इसी दिन रिहा होकर आया था। बड़े शाइस्ता अंदाज में वो मुझसे मुखातिब हुआ। माफ़ कीजिएगा मंटो साहब, आप लोगों की गुफ्तगू से मुझे दिलचस्पी है। मैं अदीब तो नहीं, लेकिन आपकी गुफ्तगू का जो मौजू है उस पर अपनी टूटी फूटी ज़ुबान में कुछ न कुछ ज़रूर कह सकता हूँ। फिर उसने कहा, मेरा नाम सदीक़ रिजवी है। लंडा बाजार में जो कत्ल हुआ था मैं उससे मुतल्लिक था। मैंने कत्ल के मुतल्लिक सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़ा था, लेकिन जब रिजवी ने अपना तारुफ कराया तो मेरे जहन में खबरों की तमाम सुर्खियां उभर आईं। हमारी गुफ्तगू का मौजू ये था कि आया जेल मुजरिम की इस्लाह कर सकती है? मैं खुद महसूस कर रहा था। हम एक बार बासी रोटी खा रहे हैं। रिजवी ने जब ये कहा, यह हकीकत इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि इस पर जोर देने से आदमी को यूं महसूस होता है कि जैसे वो किसी महफिल में हज़ार बार सुनाया हुआ लतीफ़ा बयान कर रहा है, तो मुझे बड़ी तस्कीन हुई। मैंने ये समझा जैसे रिजवी ने मेरे ख़यालात की तर्जुमानी कर दी है। करीम मिली हुई कॉफ़ी की प्याली ख़त्म करके रिजवी ने अपनी छोटी छोटी मखमूर आंखों से मुझे देखा और बड़ी संजीदगी से कहा, मंटो साहब, आप जुर्म क्यों करता है? जुर्म क्या है? सज़ा क्या है? मैंने उसके मुतल्लिक बहुत गौर किया। मैं समझता हूँ कि हर जुर्म के पीछे एक हिस्ट्री होती है। ज़िंदगी के वाक़यात का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, बहुत उलझा हुआ टेढ़ा मेढ़ा। मैं नफ्सियात का माहिर नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इंसान से खुद जुर्म सरजद नहीं होता, हालात से होता है। नसीर ने कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। रिजवी ने एक और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और नसीर से कहा, मुझे मालूम नहीं जनाब, लेकिन मैंने जो कुछ अर्ज़ किया है अपने मुशाहिदात की बिना पर अर्ज़ किया है, वरना यह मौजू बहुत पुराना है। मेरा ख्याल है कि विक्टर ह्यूगो फ्रांस का एक मशहूर नावलिस्ट था, शायद किसी और मुल्क का हो। आप तो खैर जानते ही होंगे, जुर्म और सज़ा पर उसने काफ़ी लिखा है। मुझे इसकी एक तसनीफ़ के चंद फ़करे याद हैं। ये कहकर वो मुझसे मुखातिब हुआ, मंटो साहब, गालिबन आप ही का तर्जमा था। क्या था? वो सीढ़ी उतार दो जो इंसान को जराइम और मसाइब की तरफ ले जाती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो सीढ़ी कौन सी है, उसके कितने ज़ीने हैं। कुछ भी हो, ये सीढ़ी ज़रूर है, उसके ज़ीने भी हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ बेशुमार हैं। उनको गिनना, उनका शुमार करना ही सबसे बड़ी बात है। मंटो साहब, हुकूमतें राय शुमारी करती हैं, हुकूमतें एदाद शुमारी करती हैं, हुकूमतें हर किस्म की शुमारी करती हैं। इस सीढ़ी के ज़ीनों की शुमारी क्यों नहीं करती? क्या ये उनका फ़र्ज़ नहीं? मैंने कत्ल किया, लेकिन इस सीढ़ी के कितने ज़ीने तय करके किया? हुकूमत ने मुझे वादा मुआफ़ गवाह बना लिया, इसलिए कि कत्ल का सबूत इसके पास नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि मैं अपने गुनाह की माफ़ी किससे मांगूँ? वो हालात जिन्होंने मुझे कत्ल करने पर मजबूर किया था, अब मेरे नज़दीक नहीं है। उनमें और मुझ में एक बरस का फासला है। मैं उस फासले से माफ़ी मांगूँ या उन हालात से जो बहुत दूर खड़े मेरा मुंह चढ़ा रहे हैं? हम सब रिजवी की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। वो बज़ाहिर हर तालीम याफ्ता मालूम हो नहीं होता था, लेकिन उसकी गुफ्तगू से साबित हुआ कि वो पढ़ा लिखा है और बात करने का सलीका जानता है। मैंने उससे मैंने उससे कुछ कहा होता, लेकिन मैं चाहता था कि वो बातें करता जाए और मैं सुनता जाऊं। इसीलिए मैं उसकी गुफ्तगू में हायल न हुआ। उसके लिए नई कॉफ़ी आ गई थी, उसे बनाकर उसने चंद घूंट पिए और कहना शुरू किया, खुदा मालूम मैं क्या बकवास करता रहूँगा, लेकिन मेरे जहन में हर वक्त एक आदमी का ख्याल रहा है। उस आदमी का, उस भंगी का जो हमारे साथ जेल में था। उसको 3.5 आने चोरी करने पर 1 बरस की सज़ा हुई थी। नसीर ने हैरत से पूछा, सिर्फ 3.5 आने चोरी करने पर? रिजवी ने यखालूद जवाब दिया, जी हाँ,
सिर्फ 3.5 आने की चोरी पर। और जो उसको नसीब न हुए क्योंकि वो पकड़ा गया, ये रकम खजाने में महफूज है और फग्गू बंगी गैर महफूज है। क्योंकि हो सकता है वो फिर पकड़ा जाए, क्योंकि हो सकता है उसका पेट फिर उसे मजबूर करे, क्योंकि हो सकता है उससे को मौत साफ कराने वाले उसकी तनख्वाह ना दे सकें, क्योंकि हो सकता है उसको तनख्वाह देने वालों वालों को अपनी तनख्वाह ना मिले। ये हो सकता है कि सिलसिला मंटू साहब अजीब व गरीब है। सच पूछे तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है, रिजवी से कत्ल भी हो सकता है। ये कहकर वो थोड़े अरसे के लिए खामोश हो गया। नसीर ने उससे कहा, आप फग्गू बंगी की बात कर रहे थे? रिजवी ने अपनी चौधरी मूंछों पर से कॉफी रुमाल के साथ पूछी। जी हाँ, फग्गू बंगी चोर होने के बावजूद, यानी वो कानून की नज़रों में चोर था, लेकिन हमारी नज़रों में पूरा ईमानदार। खुदा की कसम, मैंने आज तक उस जैसा ईमानदार आदमी नहीं देखा। 3.5 आने उसने ज़रूर चुराए थे। उसने साफ साफ अदालत में कह दिया था कि ये चोरी मैंने ज़रूर की है। मैं अपने हक में कोई गवाही पेश नहीं करना चाहता। मैं 2 दिन का भूखा था, मजबूरन मुझे करीम दर्जी की जेब में हाथ डालना पड़ा। उससे मुझे 5 रुपए लेने थे, 2 महीनों की तनख्वाह। हजूर, उसका भी कुछ कसूर नहीं था, इसलिए कि उसके कई ग्राहकों ने उसकी सिलाई के पैसे मारे हुए थे। हजूर, मैं पहले भी चोरियां कर चुका हूँ। एक दफ़ा मैंने 10 रुपए एक मेम साहब के बटवे से निकाल लिए थे। मुझे 1 महीने की सज़ा हुई थी। फिर मैंने डिप्टी साहब के घर से चांदी का एक खिलौना चुराया था, इसलिए कि मेरे बच्चे को नमूनिया था और डॉक्टर बहुत फीस मांगता था। हजूर, मैं आपसे झूठ नहीं कहता, मैं चोर नहीं हूँ। कुछ हालात ही ऐसे थे कि मुझे चोरियां करनी पड़ी, और हालात ही ऐसे थे कि मैं पकड़ा गया। मुझसे बड़े बड़े चोर मौजूद हैं, लेकिन वो अभी तक पकड़े नहीं गए। हुजूर, अब मेरा बच्चा भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, लेकिन हुजूर अफसोस है कि मेरा पेट है। ये मर जाए तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए। हुजूर, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हुजूर ने उसको माफ़ न किया और आदि चोर समझकर उसको 1 बरस कैद बामुशक्कत की सज़ा दी। रिजवी बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में बोल रहा था। उसमें कोई तसना, कोई बनावट नहीं थी। ऐसा लगता था कि अल्फाज खुद ब खुद उसकी ज़ुबान पर आते और बहते चले जा रहे हैं। मैं बिल्कुल खामोश था, सिगरेट पे सिगरेट पी रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। नसीर फिर उससे मुखातिब हुआ। आप फग्गू बंगी की ईमानदारी की बात कर रहे थे? जी हाँ। रिजवी साहब ने जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगाई। मैं नहीं जानता कानून की निगाहों में ईमानदारी क्या चीज़ है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैंने बड़ी ईमानदारी से कत्ल किया था, और मेरा ख्याल है कि फग्गू बंगी ने भी बड़ी ईमानदारी से 3.5 आने चुराए थे। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ईमानदारी को सिर्फ अच्छी बातों से क्यों मंसूब करते हैं, और सच पूछिए तो मैं अब ये सोचने लगा हूँ कि अच्छाई और बुराई क्या है। एक चीज़ आपके लिए अच्छी हो सकती है, मेरे लिए बुरी। एक सोसाइटी में एक चीज़ अच्छी हो समझी जाती है, दूसरी में बुरी। हमारे मुसलमानों में बगलों के बाल बढ़ाना गुनाह समझा जाता है, लेकिन सिख उससे बेनियाज हैं। अगर ये बाल बढ़ाना वाकई गुनाह है तो खुदा उनको सज़ा क्यों नहीं देता? अगर कोई खुदा है तो मेरी उससे दरख्वास्त है कि खुदा के लिए तुम ये इंसानों के कवानीन तोड़ दो। उनकी बनाई हुई जेलें ढहा दो और आसमानों पर अपनी जेलें खुद बनाओ। खुद अपनी अदालत में उनको सज़ा दो, क्योंकि और कुछ नहीं तो कम अज़ कम खुदा तो हो। रिजवी, उसकी इस तकरीर ने मुझे बहुत मुतासिर किया। उसकी खामखारी ही असल में तासुर का बाइस थी। वो बातें करता था तो यूं लगता था जैसे वो हम से नहीं बल्कि अपने आप से दिल ही दिल में गुफ्तगू कर रहा है। उसकी बीड़ी बुझ गई थी, गालिबन उसमें तंबाकू की गांठ अटकी हुई थी, इसलिए कि उसने 5-6 मरतबा उसको सुलगाने की कोशिश की। जब न सुलगी तो फेंक दी और मुझसे मुखातिब होकर कहा, मंटू साहब, फग्गू मुझे अपनी तमाम जिंदगी याद रहेगा। आपको बताऊंगा तो आप ज़रूर कहेंगे कि जज्बातियत है, लेकिन खुदा की कसम जज्बातियत को इसमें कोई दखल नहीं। वो मेरा दोस्त नहीं था, नहीं वो मेरा दोस्त था, क्योंकि उसने हर बार खुद को ऐसा ही साबित किया। रिजवी ने जेब में से दूसरी बीड़ी निकाली, मगर वो टूटी हुई थी। मैंने उससे सिगरेट पेश किया तो उसने कबूल कर लिया। शुक्रिया मंटू साहब, माफ़ कीजिएगा मैंने इतनी बकवास की है, हालांकि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि माशाल्लाह आप। मैंने उसकी बात काटी। रिजवी साहब, मैं इस वक्त मंटू नहीं हूँ, सिर्फ सआदत हसन हूँ। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए, मैं बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा हूँ। रिजवी मुस्कुराया। उसने छोटी छोटी मखमूर आंखों में चमक पैदा उसकी छोटी छोटी आंखों में मखमूर चमक पैदा हो गई। आपकी बड़ी नवाजिश है। फिर वो नसीर साहब मुखातिब हुआ। मैं क्या कह रहा था? मैंने उससे कहा, आप फग्गू बंगी की ईमानदारी के मुतालिक कुछ कहना चाहते थे? जी हाँ। ये कहकर उसने मेरा पेश किया हुआ सिगरेट सुलगाया। मंटू साहब, कानून की नज़रों में वो आदि चोर था। बेड़ियों के लिए एक दफ़ा उसने 8 आने चुराए थे, बड़ी मुश्किलों से। दीवार फांद कर जब उसने भागने की कोशिश की थी तो उसके टुकने की हड्डी टूट गई थी।
करीब करीब 1 बरस तक उसका इलाज करता रहा था, मगर जब मेरा अहम इल्ज़ाम दोस्त जर्जी पीस बीड़ियाँ उसकी मुआरफत बेचता तो वो सब के सब पुलिस की नज़रें बचाकर मेरे हवाले कर देता। वादा मवाफ गवाहों पर बहुत कड़ी निगरानी होती है, लेकिन जर्जी ने फगू को अपना दोस्त और हमराज बना लिया था। वो भंगी था, लेकिन उसकी फितरत बहुत खुशबूदार थी। शुरू शुरू में जब वो जर्जी की बेड़ियां लेकर मेरे पास आया तो मैंने सोचा इस हरामजादे चोर ने ज़रूर इनमें से कुछ गायब कर ली होंगे, मगर बाद में मुझे मालूम हुआ वो कतई तौर पर ईमानदार था। बीड़ी के लिए उसने 8 आने चुराते हुए अपने चुखने की हड्डी तोड़वा ली थी, मगर यहाँ जेल में उसको तंबाकू को कहीं से भी नहीं मिल सकता था। वो जर्जी की दी हुई बेड़ियाँ तमाम कमाल मेरे हवाले कर देता था, जैसे वो अमानत हूँ। फिर वो कुछ देर हिचकिचाने के बाद मुझसे कहता, बाबूजी 1 बीड़ी तो दीजिए, और मैं उसको सिर्फ 1 बीड़ी देता था। इंसान भी कितना कमीना है। रिजवी ने कुछ इस अंदाज से अपना सर झटका दिया जैसे वो अपने आप से मुतनफ़्फ़र है। जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, मुझ पर बहुत कड़ी पाबंदियाँ आई थी। वादा मवाब गवाहों के साथ ऐसा ही होता है। जर्जी अलबत्ता मेरे मुकाबले में बहुत आज़ाद था। उसको रिश्वत दे दिलाकर बहुत आसानियाँ मुहैया थी। कपड़े मिल जाते थे, साबुन मिल जाता था, बीड़ियाँ मिल जाती थी, जेल के अंदर रिश्वत देने के लिए रुपए भी मिल जाते थे। फग्गू बंगी की सज़ा ख़त्म होने में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए थे जब उसने आखिरी बार जर्जी की दी हुई बीड़ियाँ मुझे ला कर दी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वो जेल से निकलने पर खुश नहीं था। मैंने जब उसको मुबारकबाद दी तो उसने कहा, बाबूजी मैं फिर यहाँ आ जाऊँगा। भूखे इंसान को चोरी करनी ही पड़ती है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे एक भूखे इंसान को खाना खाना ही पड़ता है। बाबूजी आप बड़े अच्छे हैं, मुझे इतनी बेड़ियाँ देते रहे, खुदा करे आपके सारे दोस्त भरी हो जाए। जर्जी बाबू आपको बहुत चाहते हैं। नसीर ने सुनकर गालिबन अपने आप से कहा, और उसको सिर्फ 3.5 आने चुराने के जुर्म में सज़ा मिली थी। रिजवी ने गर्म कॉफ़ी का एक घूंट पीकर ठंडे अंदाज में कहा, जी हाँ 3.5 आने, सिर्फ 3.5 आने चुराने के जुर्म में, और वो भी खजाने में जमा है। खुदा मालूम उनसे किस पेट की आग बुझेगी। रिजवी ने कॉफ़ी का एक और घूंट पिया और मुझसे मुखातिब होकर कहा, हाँ मंटू साहब, उसकी रिहाई में सिर्फ 1 दिन रह गया था। मुझे 10 रुपयों की अशद ज़रूरत थी। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। मुझे ये रुपए उस सिलसिले में संतरी को रिश्वत के तौर पर देने थे। मैंने बड़ी मुश्किलों से कागज़ पेंसिल मुहैया करा के जर्जी को एक ख़त लिखा था और फगू के ज़रिए उससे ताक भिजवा दिया था वो मुझे किसी न किसी तरह 10 रुपये भेज दे। फगू अनपढ़ था। शाम को वो मुझसे मिला। जर्जी का रुका उसने मुझे दिया। उसमें 10 रुपये का सुर्ख पाकिस्तानी नोट कैद था। मैंने रिश्वत पढ़ा, ये लिखा था। मैंने रुका पढ़ा, ये लिखा था, रिजवी प्यारे 10 रुपये भेज तो रहा हूँ, मगर इस एक आदि चोर के हाथ खुदा करे तुम्हें मिल जाए, क्योंकि ये कल ही जेल से रिहा होकर जा रहा है। मैंने ये तहरीर पढ़ी तो फग्गू बंगी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसको 3.5 आने चुराने के जुर्म में 1 बरस की सज़ा हुई थी, मगर सोचने लगा उसने 10 रुपये चुराए होते तो 3.5 आने फी बरस के हिसाब से उसको क्या सज़ा मिलती। ये कहकर रज़वी साहब ने कॉफ़ी का आखिरी घूंट पिया और रुखसत मांगे बगैर कॉफ़ी हाउस से बाहर चला गया। माखज़ किताब ठंडा गोश्त, सादत हसन मंटू, 1950। माजिद रशीद आपका दोस्त।